नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। आबकारी घोटाले ने आम आदमी पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल 292 करोड़ के कट्टर भ्रष्टाचार के घोटाले में चौतरफा घिर गए हैं। उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया 7 दिन के ईडी रिमांड पर हैं और इस दौरान ईडी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और के कविता को भी उनके सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। ऐसे में अब तक जो राज मनीष सिसोदिया अपने दिल में छिपाकर रखे हुए हैं, वो राज खुलने के पूरे पूरे आसार हैं। तो सवाल ये उठता है कि बड़े जोर शोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने के मकसद से जो पार्टी सत्ता में आई थी, उसका इतनी जल्दी ये हश्र कैसे हो गया। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी। नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद अनुज जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये क्या हो रहा है दिल्ली में आजकल? ऐसा लग रहा है कि आपका क्या होगा जनाबे आली, ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है। आम आदमी पार्टी का ये हश्र इतनी जल्दी कैसे हो गया? देखिए, ऐसा है कि केवल दिल्ली में नहीं, कई राज्यों में इस समय एक ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल हम लोग देख रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें, गौर करें, तो मैं कुछ नाम गिनाता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, शरद पवार। ये वो नाम हैं जिनको लेकर के पिछले कुछ समय से मीडिया में तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही थी 2024 के मद्देनजर। इनमें से कौन चेहरा होगा? शरद पवार के दो नजदीकी तो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते रहते ही अंदर चले गए थे, और जो कैबिनेट मंत्री थे, एक अनिल देशमुख, एक नवाब मलिक। इसके अलावा उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बहनों के यहाँ बाकायदा सर्च हुई थी आईटी की, और उसमें यह भी पता लगा था कि करीब 1300-1400 करोड़ रुपए मूल्य की जो चीनी मिल थी और दूसरी चीजें थी, उनको सीज कर दिया गया है। पता नहीं उसमें क्या हुआ बाद में। शरद पवार के और नजदीकी कारोबारियों पर कार्रवाइयां हुई। ये शोर जो इस समय हम विपक्ष की तरफ से सुन रहे हैं, वो तब भी सुनने को मिलता था। केसीआर की बेटी के कविता, जिनका दक्षिण की एक शराब कंपनी से नजदीकी रिश्ता बताया जा रहा है, वो भी इसी आबकारी मामले से जुड़ी हुई हैं, जिनको ईडी ने तलब किया है और आज उनसे बाकायदा पूछताछ हो रही है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, पिछले दिनों हमने देखा जब तेलंगाना में उनके बुलावे पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव दिखाई दिए थे। यानी ये जो आबकारी नीति के जो तार हैं, ये दक्षिण से जाकर के जुड़ते हैं, के कविता के साथ जाकर के जुड़ते हैं, और ईडी के पास बहुत कुछ है पूछने के लिए। देखना ये है कि वो कितना सहयोग करती हैं, और अगर ना नुकर करती हैं तो मनीष सिसोदिया की तरह वो भी अंदर जाएंगी। तीसरा चेहरा जिससे आपने शुरुआत की, अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकले, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर तिरंगा लेकर के खुद भी और इनके संगी साथी भी किस तरीके से निकलते थे, और क्या क्या नारे लगाते थे, और कैसे कैसे लोग अपने अपने क्षेत्रों से जमी जमाई अपनी जॉब को छोड़ करके इनके साथ आए थे बड़ी उम्मीदों के साथ। ये सारा देश हम आप जानते हैं। इन्होंने कितना निराश किया है, ये शुरू के ही दिनों से पता चलता है, अन्ना हजारे के बयानों से भी पता चलता है। और जो इनके संघर्ष के साथी थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की एक तरीके से स्थापना में इनका साथ दिया था, उनके कैसे मोहभंग हुए। कुमार विश्वास से लेकर के और तमाम लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। आज वो इनको गालियां देते हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को तो लगभग लतिया करके इन्होंने बाहर निकलवा दिया था। तो ऐसे इनके, हाँ, तो ऐसे अनेक चेहरे हैं जो पहले ही एक, और मुनीस रायजादा जो अमेरिका से मेरे साथ जुड़ते हैं कई बार शो में, वो इनके कच्चे चिट्ठे खोलते हैं।
पारदर्शिता की बात करते थे, उसके बाद वेबसाइट से दानदाताओं की सूची भी हटा ली। तो इनके अनंत किस्से हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा, उनकी साली गंभीर, उन पर शिकंजा कसा हुआ है। उनके करीबी पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र पार्थ चटर्जी की, वो अंदर हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। 53 करोड़ के आसपास तो कैश ही मिला था उनके यहाँ से। इसके अलावा अनुव्रत मंडल, जो पशु तस्करी में गिरफ्तार हुए थे, वो अंदर हैं। वो दिल्ली तो लाए गए ईडी की कस्टडी में 11 दिन की। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने नाम मैंने गिनाए थे, और नीतीश कुमार पर भले ही कोई आरोप नहीं है, लेकिन वो जिनके साथ इस समय बिस्तर पर हैं, यानी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, इन सब के यहाँ ईडी की, सीबीआई की सर्च हो रही है, पूछताछ हो रही है। तो ये आलम है उन चेहरों का जिनको 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संभावित चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। और अगर इन पर बेसलेस एलिगेशन है, अगर सीबीआई ईडी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर अदालतें इनको जमानत क्यों नहीं दे रही? जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको दस्तावेजों को, ट्रेल को पूरा यकीन करके इनको एजेंसियों की पूछताछ के लिए हिरासत में क्यों भेजा जा रहा है, या न्यायिक हिरासत में यानी जेल में क्यों भेजा जा रहा है? अब सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है। 13 महीने बाद अनिल देशमुख को जमानत मिली, नवाब मलिक को आज तक जमानत नहीं मिली। इसी तरीके से पार्थ चटर्जी हों, उनकी महिला सहयोगी हों, उनको जमानत नहीं मिल रही है, अनुव्रत मंडल को नहीं मिल रही है। और इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ईडी ने अगर पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर दी है तो मनीष सिसोदिया भी बहुत लंबे समय तक अब अंदर जाएंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत थी, लेकिन ईडी तो अलग धाराओं में आपको गिरफ्तार करती है। और मूलभूत अंतर ये है, सीबीआई के जो आरोप हैं उन पर तो सीबीआई ये साबित करेगी कि आप पर ये आरोप साबित हो रहे हैं। जो ईडी ने आपको गिरफ्तार किया है, इसमें तो आपको बताना है कि आप बेकसूर हैं। बिल्कुल। जब तक आप ये बताएंगे नहीं, तब तक आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत लंबे फंसे हैं। और अब तो अंजू जी, आंच जो है वो अरविंद केजरीवाल के आंगन तक पहुंच गई है। यही वजह है कि ये पीड़ा दिखाई दे रही है। तो 10 साल में क्या बनने चले थे? प्रधानमंत्री बनने चले थे। 2014 में प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोक रहे थे वाराणसी में। उसका नतीजा क्या हुआ? और जो 434 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे पूरे देश में, उनमें से 416 की जो जमानत जब्त हुई, वो एक इतिहास है। इसके बाद भी आप देखें तो जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, एनसीपी के कितने हैं लोकसभा में जी, या नीतीश बाबू के कितने हैं, केसीआर के कितने हैं लोकसभा में, या ममता बनर्जी के भी कितने हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना देंगे? अरविंद केजरीवाल का तो एक भी नहीं है। जो संगरूर से थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये आलम है आज के विपक्ष के संभावित चेहरों का। राहुल गांधी का तो मैं खैर जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, तो देश तो गंभीरता से लेगा ही क्यों। लेकिन ओंकार जी, ये बताइए कि जैसे हम ये आम आदमी पार्टी की ही बात मुख्यतः आज कर रहे हैं। 10 साल पुरानी पार्टी है, 2012 में 2 अक्टूबर के दिन ही ये पार्टी बनी थी। लेकिन जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बाहर निकली, जिन नेताओं पर उस वक्त ये लोग आरोप लगाते थे, आज उन्हीं से ही अपनी कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप देखिए, जिन जिन नेताओं के नाम आपने गिनाए, चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सबने उस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है। केरल के सीएम ने तो अलग से चिट्ठी लिखी। तो इतने बुरे दिन आ गए आम आदमी पार्टी के इतनी जल्दी? क्योंकि इन्होंने डे वन से
झूठ बोले हैं, झूठ की राजनीति की है, प्रपंच की राजनीति की है, पब्लिक को भी छला है। इस देश के भोले भाले मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाओ, उसके बाद जब आप उनको पूरा ना कर पाओ तो उसका ठीकरा केंद्र के सिर पर फोड़ना शुरू करो और अपनी विफलताओं के लिए कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कभी गृह मंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को उनको ब्लेम करो, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाओ, 1 दिन के, 2 दिन के, और उस पूरे सेशन में दिल्ली की भलाई के लिए कितने विधेयक पारित किए जाते हैं वो तो छोड़ दीजिए। चीख चीख करके आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहें कि ये हमारे सिर पर बैठा दिए गए हैं, दिल्ली के असली मालिक तो हम हैं। और मतलब पब्लिक नहीं है दिल्ली की असली मालिक, दिल्ली के असली मालिक हो गए हैं अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पब्लिक ने ये गलती कर दी कि आपको 2 बार 3 बार ताकत दे दी, पावर दे दी, तो आपके दिमाग खराब हो गए। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर के प्रत्याशी खड़ा करना और एम्बिशंस, प्रधानमंत्री बनना, बहुत जल्दी बनना। इसलिए जितने नाम जो आपने गिनाए हैं कि अब वो अरविंद केजरीवाल की हिमायत में आकर के खड़े हो गए हैं या ये उनसे हिमायत लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पोस्टर जंतर मंतर पर लगाते थे कि साहब ये सब भ्रष्ट हैं, बस हम दूध के धुले हुए हैं। इस देश में चाहे उद्योगपति है, चाहे अलग अलग सेक्टर में देश के विकास में योगदान करने वाले लोग हैं, सब भ्रष्ट। सिर्फ ये जमात जिनमें कोई टिकट के ब्लैक किए हैं, कभी कोई दूसरे फील्ड से आए, ये सब ईमानदार। और अरविंद केजरीवाल तो सबसे ज्यादा दूध के धुले हुए हैं, जिनके यहां तक अब आंच पहुंच चुकी है। और इनके ही संगी साथी, चाहे योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, या जो इनको छोड़ करके गए हैं, उन सब के बयान उठा करके देख लीजिए इनके बारे में उनकी राय कितनी साफ सुथरी है। अन्ना हजारे का पिछले दिनों वीडियो सामने आया था, वो भी हमारे समक्ष है, जिनके कंधे पर बंदूक रख करके इन्होंने यहाँ तक की यात्रा तय की और लोगों का एक तरीके से छल करके समर्थन लिया। तो ये हस्र होना ही था। ये कांग्रेस के नेताओं को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। शरद पवार को भी एक समय चोर बताते थे, भ्रष्ट बताते थे, बाकी लोगों को भी उसी कतार में खड़ा करते थे। आज सबकी जरूरत पड़ रही है, लालू यादव को भी साथ लेने को तैयार हैं। लालू यादव के यहाँ अगर रेड पड़ती है तो इनके बयान आते हैं। अखिलेश यादव, जिनके पिता पर आरोप लगाए थे कांग्रेस के शासनकाल में और उनसे समर्थन भी लेते थे, मायावती से भी समर्थन लेते थे और उनके खिलाफ सीबीआई की फाइल भी खुलवा दी थी सोनिया गांधी ने। तो ये करिश्मा इनके समय हुआ, मनमोहन सिंह के समय। वो अखिलेश यादव तो समझ गए हैं कि कांग्रेस की कारस्तानी क्या है, चालबाजी क्या है, उन्होंने तो दूरी बना ली है। लेकिन अभी बहुत सारे हैं जिनको गलतफहमी है कांग्रेस के बारे में, या उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि कांग्रेस के साथ चिपके रहें, खड़े रहें। पर बहुत सारे दल इधर समझ गए हैं कि कांग्रेस, खास तौर से राहुल गांधी, उनके लिए पनौती हैं। 2017 का जो अनुभव था अखिलेश यादव का, वो उनकी आंखें खोलने वाला था, जो 212 सीटों से खिसक करके सीधे 47 पर आ गए थे। तो उनको पता है कि इनके साथ खड़े होंगे तो बंटाधार होगा। 2019 में जो राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट नहीं निकाल पाए, वहां हार गए 55,000 से स्मृति ईरानी के सामने, तो अखिलेश यादव को शायद ये अक्ल आ गई कि इनके साथ जाने में भलाई नहीं है, दूरी बनाए रखना अच्छा है। अभी बाकी दल, जी जी, ये बताइए कि हम लोग ये बार, मैं आम आदमी पार्टी पर फिर लौट रही हूँ। जैसे कि हमने ये देखा कि दिल्ली में 33 विभाग हैं, 33 मंत्रालय हैं, 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। सोचिए एक मंत्री क्या क्या संभाल रहा था। लेकिन जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। यानी कि
शायद पहले से ये था कि अगर कल को कोई ऐसी आफत आती है तो वही फंसे जिनके पास वो मंत्रालय है। और फिर ताजुब इस बात का है कि सत्येंद्र जैन से तो 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया गया, लेकिन 24 घंटे ही हुए थे सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को और इस्तीफा ले लिया गया। तो ये क्या दर्शाता है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, मजबूरी समझने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर के 6 मंत्री हो सकते हैं दिल्ली में, और उनमें से अगर एक मंत्री 9 महीने से अंदर पड़ा है जेल में और दूसरा मंत्री भी अब कतार में लग गया है, जा रहा है, तो उसके बाद कितने महकमे शेष मंत्रियों के सिर पर डाल करके ये अकेले बैठे हुए दिल्ली को संभाल सकते हैं। ये मजबूरी थी इनकी कि अब तो इस्तीफा ले ही लिया जाए। जो ये सवाल है आपका कि साहब 9 महीने तक उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, तो ये दोनों इतने करीबी थे अरविंद केजरीवाल के कि हर राज के, हर ऊंच-नीच के, हर लेन-देन के, हर भ्रष्टाचार के वो राजदार हैं। और अगर सत्येंद्र जैन की ज़बान खुल गई तो अरविंद केजरीवाल भी वहीं किसी बैरक नंबर फला-फला में दिखाई देंगे। ये अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे तरीके से पता था। इसलिए सत्येंद्र जैन 9 महीने तक जेल में ही मंत्री बनाए रखे गए। उनके डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया को दे दिए गए। मनीष सिसोदिया इस बीच कितने बड़े तनाव से गुजर रहे होंगे, उनका परिवार कितने बड़े तनाव से गुजर रहा होगा, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके ऊपर आकर के पड़ती है वही जानता है। बिल्कुल। जब वो भी गिरफ्तार हो गए और उनके भी विभागों का भार 3 अन्य मंत्रियों के सिर पर डालने की नौबत आ गई, तो मरते क्या नहीं करते। दोनों से इस्तीफे लेने पड़े और एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था कि जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनको आप मंत्री बनाए हुए हैं। आप शुचिता की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, और लोकपाल की बात कर रहे थे। जिस समय आप वो मूवमेंट चला रहे थे, तो आप चाहते थे कि जिन पर आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, उनको तो उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। और किस-किस तरह की बातें नहीं होती थी उस समय। और आपका मंत्री पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में चला गया, अदालतें उसको जमानत नहीं दे रही हैं, इसके बावजूद आप मंत्री बनाए हुए हैं। कहाँ चली गई नैतिकता और शुचिता, कहाँ चली गई? ये सवाल तो उठे और इससे इनको लगा कि अगर अब इन दोनों को मंत्री बना करके रखा गया जेल में और अगला नंबर इनका लगने वाला है, देर सवेर ये लगेगा, क्योंकि ये तो सवाल ईडी अब पूछेगी ना कि ये जो आबकारी नीति बनी थी, मुख्यमंत्री की बिना सहमति के कैसे बन सकती है। और फिर जैसे ही सीबीआई को जांच इसकी रेफर की गई, वैसे ही उसको वापस लिया, तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कैसे वापस लिया जा सकता है। और इसमें जो मनमाने नए नियम बनाए गए थे, वो किनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन नष्ट क्यों किए गए, उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ क्यों दिया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल, जो एक आबकारी आयुक्त का भी बयान है, एक इनके ही मित्र दिनेश अरोड़ा का भी बयान है, और जो अब सुकेश चंद्रशेखर से लेकर के तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, और जो अब तक चीजों का पीछा करते हुए दक्षिण की एक आबकारी कंपनी से तार जुड़े इनके, जिसमें के कविता को बुला लिया गया, केसीआर की बेटी को। इससे कैसे नकारा करेंगे कि हाँ, ये सब ठीक नहीं है, ये तो फर्जी है। इसलिए इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से, सरकार भी तो चलानी है अंजू जी। अगर आप सारे विभाग 3 मंत्रियों के अब सिर पर डाल देंगे, तो वो सरकार चला लेंगे क्या? कोरम पूरा हो जाएगा क्या? अगर आप 2 नए मंत्रियों को नहीं लाते, आतिशी को और सौरभ को, तो कोरम पूरा होता, आप सरकार चलाते, सारे विधायी कार्य जितने भी होने होते हैं वो करते, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में वो पूरे कर पाते। तो इनकी मजबूरी बन गई थी इस्तीफे
लेने की, इसलिए इस्तीफे लिए गए। ओंकार जी, एक और चीज जो अभी हमने देखा कि राघव चड्ढा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से एक लिस्ट गिनाई जाती है कि देखिए जो जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं वो तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उनके भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो जाते हैं, दूसरों को टारगेट किया जा रहा है। यही बात सारे विपक्षी नेता बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का वो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला है, कितने सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि हमें फंसाया जा रहा है। तो विपक्ष का ये जो राग है कि पहले जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही थी, आजकल मोदी सरकार के वक्त में काम कर रही हैं, इसको कैसे देखा जाए? क्या पहले एजेंसियों पर कोई दबाव रहता था कि फलां आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन अब क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए कार्रवाई रफ्तार पकड़ रही है, तब तकलीफ हो रही है इनको? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। ये और बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 2004 से 2014 जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 2004 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी लोकसभा में? 145। और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए आपको? 271, 273। ठीक है, इसके लिए बहुमत जुटाने के लिए किन किन का सहयोग लेना पड़ा था मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को? अगर आप देखें लिस्ट के कौन कौन से दलों का सहयोग लिया गया था, तो यही सब चेहरे हैं जो आजकल ईडी और सीबीआई के मेहमान बने हुए हैं। 2014 तक इन्होंने जो कुछ किया है वो अब केंद्रीय एजेंसियां इनसे उगलवा रही हैं कि बेटा उगल दो जितना खाया है, ये देश का है, ये तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है। पीड़ा है इस बात की। दूसरी बात ये है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को सरकार चलानी थी, इसलिए खुद भी किया होगा, इनको भी करने दिया गया। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है, अब एक ऐसी सरकार है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाया है वो भी बाहर निकालना पड़ेगा। और पिछले दिनों विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम था, विजिलेंस से रिलेटेड, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो इतने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अफसर वहाँ पर मौजूद थे। वो भाषण यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और उन्होंने कहा था कि आरोप लगेंगे आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आप पर अटैक किए जाएंगे क्योंकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आपको अपने रास्ते से डिगना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि ये देश के लोगों के हक का पैसा खाए हुए हैं, इन्होंने लूटा है देश को, तो आपको कार्रवाई करनी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो आता है वो मतलब गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या ये भ्रष्ट लोग तय करेंगे कि एजेंसियों को उनकी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें नतीजे तक सबसे पहले किस किस मामले में पहुंचना है, पहले किसको गिरफ्तार करना है, पहले किसको अदालत के कटघरे में खड़ा करके जेल भेजना है, ये लोग तय करेंगे? और क्या ये डिनाई कर सकते हैं जो आरोप ईडी या सीबीआई इनके ऊपर लगा रही है, जो जब्तियां कल जो 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई है लालू यादव के यहाँ, उसमें करीब 53 लाख की नकदी मिली है, 2 किलो सोना मिला है, 1900 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, 3 ट्रंक उठाए गए हैं एजेंसियों के अधिकारियों के द्वारा। उनमें क्या है अभी पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। बड़े पैमाने पर संपत्तियां, नौकरी बांटी गई, जमीनें लिखवा करके, अपने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम लिखवा करके। क्या ये इससे इनकार करेंगे कि भ्रष्टाचार हमने नहीं किया है? और अगर किया है तो चिल्ला क्यों रहे हो? भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई तो होगी, इसको कैसे रोक सकते हैं आप? ओंकार जी, और ड्रामे करने में भी कम नहीं है अरविंद केजरीवाल। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को ही जिस दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, आपको याद होगा, ओपन कार में जा रहे थे, पहले महात्मा गांधी की समाधि पर गए, फिर अभी अरविंद केजरीवाल होली के दिन मौन व्रत पर चले गए,
फिर ये जो के कविता है, दिल्ली तलब किया गया है, आज उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर धरने पर बैठ गई। अचानक से उनको महिला आरक्षण याद आ गया, विक्टिम कार्ड, महिला कार्ड, ये सब जो खेले जा रहे हैं, ये सब ध्यान भटकाने के लिए, या उनको लग रहा है कि जमीन खिसक गई है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इसके नाम पर सरकार को घेरा जाए। क्या लगता है आपको, ये सब नौटंकियां, इनका मतलब क्या है? देखिए, जून में राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। 5 दिन की उनसे पूछताछ हुई थी। उस समय के सीन याद करिए, दिल्ली की सड़कों के, कांग्रेस मुख्यालय के सामने से लेकर के ईडी के दफ्तर तक, राजाजी मार्ग तक, किस तरह के तमाशे होते थे, रोजाना नाटक नौटंकी और धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी पर तरह तरह के आरोप। ये जो मामला था नेशनल हेराल्ड का, ये मोदी सरकार के समय का है या मोदी सरकार से पहले का है? तो इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और अगर उसमें कुछ घपला हुआ है और वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का ही है, तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं तो कहता हूं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप उसका जवाब दीजिए ना। और एजेंसियों को काम करने से रोका जाए, एजेंसियों को बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा कहा जाए। आप उन सवालों के जवाब दीजिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई भी इस देश का नागरिक कानूनों से ऊपर नहीं है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से, एजेंसियों से, जांच से ऊपर नहीं है। फिर सोनिया गांधी से जब पूछताछ की गई तब भी यही तमाशे किए गए। तो आम आदमी पार्टी भी उसी लाइन पर है। अगर मनीष सिसोदिया को बुलाया जा रहा है, वो ओपन जीप में खड़े होकर के दिल्ली की और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हाथों में जो प्ले कार्ड पकड़ाए गए थे, सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों, जो मैं मानता हूं कि वो सब भाड़े की भीड़ होती है। 500-500, हजार रुपए दीजिए, चलो भाई आपको रोड शो में शामिल होना है, और ये पकड़ो प्ले कार्ड। उन पे लिखा था शिक्षा मंत्री तुझे शिक्षा सलाम। मंत्री। अरे भाई ये लिखो ना, बेवड़ों के सरताज तुझे सलाम। शिक्षा मंत्री के तौर पर थोड़ा गिरफ्तार हुआ है। जो रात को 3 बजे तक दारू पीने का इन्होंने लाइसेंस दिया था लोगों को, तो ये तो, और बहुत सारे वीडियो इस समय सोशल में, मैं तो सैल्यूट करता हूं जो सोशल मीडिया पर इस समय काम कर रहे हैं। लोग गलियों में पहुंच जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं कि ये जो नई शराब नीति आई है इसके बारे में क्या कहना है। महिलाएं चीख चीख करके इनको गालियां दे रही हैं कि हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में 2 ठेके खुलवा दिए इन्होंने, हमारे घर बर्बाद कर दिए, हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। मतलब आप 100 करोड़ रुपया किसी दक्षिण की कंपनी से थामने के एवज में शराब नीति में ऐसे परिवर्तन कर दें कि रात को 3 बजे तक भी आप दारू पीने के अधिकारी हो गए। एक बोतल के साथ एक फ्री मिल रही है आपको। आपको वैक्सीन घर घर तक पहुंचे नहीं पहुंचे, दारू की बोतल घर तक पहुंचाने का इंतजाम आप कर रहे हैं। तो बजाय इसके अपने गिरेबान में झांकने के कि आप क्या थे, क्या का दावा करते थे, देश की राजनीति को किस तरीके से बदलने के दावे करते थे और आपने किया क्या है, तो आप अपने कर्मों का भुगत रहे हैं इस समय, किसी और का नहीं भुगत रहे हैं। तो जिन जिन पर हाथ डाले जाते हैं वो ऐसे ही चिल्लाता है, ऐसे ही ढोंग पाखंड करता है, जैसे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाशा इसलिए किया जाता है कि साहब दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को मोदी जी ने गिरफ्तार करवा दिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उनको गिरफ्तार करा दिया। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहते कि अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये बताइए ना, अगर नैतिक साहस है तो जो मुकदमा दर्ज हुआ था मनीष सिसोदिया पर, उसमें धाराएं कौन सी लगी हैं, क्यों लगी हैं, क्या उस पर आरोप लगाए गए हैं दोनों मंत्रियों पर? स्वास्थ्य मंत्री जिसको अंदर डाला गया उस पर क्या आरोप थे, या शिक्षा मंत्री जिसको अंदर डाला गया है जो अब ईडी की कस्टडी में है 7 दिन की, उन पर आरोप क्या है? झूठ की राजनीति शुरू से, छल प्रपंच,
लोगों की आंखों में धूल झोंकना। तो आजकल तो एक्चुअल में क्या है कि जो लुटियन मीडिया है उसका एक बड़ा पार्ट वो इसलिए सही चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाता क्योंकि उनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वो इनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, इनको नाराज कर नहीं सकते हैं, पर भला हो यूट्यूब का, फेसबुक का, दूसरे जितने सोशल मीडिया मंच हैं, वहां पर कम से कम साहस के साथ कुछ लोग हैं जो इनकी पोल पट्टी खोल करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और असल में किन आरोपों के तहत, किन पापों की वजह से ये गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इसका खुलासा करने की हिम्मत रखते हैं। ओंकार जी, एक चीज और है कि ये जो तिहाड़ जेल है जहां पर रखा गया था मनीष सिसोदिया को, वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। वहां पर किस तरह की सेवा सत्येंद्र जैन को मिल रही थी वो वीडियो हम सबने देखे, लेकिन उसके बावजूद ये शगुफा छोड़ा गया कि जेल में जान का खतरा है मनीष सिसोदिया को। तो आप सोचिए कि इस तरह की अफवाहें भी, इस तरह की कवायद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी होता, लेकिन सवाल ये बार बार उठा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फायदा किसे होगा? पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की बाइट है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। फिर लोकसभा चुनाव के समय भी यही डायलॉग बोला। अभी गुजरात के समय भी मनीष सिसोदिया का ही बयान था कि अरविंद केजरीवाल की बीजेपी हत्या करा देगी। 3 वो अलग अलग समय के इनके वो वीडियो आपको मिल जाएंगे और दर्शक भी देख सकते हैं जाकर के। अभी जब ये मनीष सिसोदिया तिहाड़ गए हैं, और तिहाड़ जैसा कि आपने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है, वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इनकी है, सारे काम इन्हीं के अधीन होते हैं। और वो जो मसाज का सिंगापुर का दृश्य हमने देखा था वो भी अब किसी से दबा छिपा नहीं है। 5 स्टार होटल से डिब्बा बंद खाने के पैकेट भी हमने देखे थे, उनके चारों तरफ बिखरे हुए। केले उतार करके किस तरीके से खा रहे हैं, छिलके फेंक रहे हैं, वो भी देखा था। तो हर तरह की सुख सुविधा उस जेल में इनको मिलने वाली है। ये हत्या करा दी जाएगी मनीष सिसोदिया की, ये कह करके, और अरविंद केजरीवाल की हत्या कराने के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी। ये केवल लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए, और जो पाप किए हैं जिनकी वजह से ये अंदर भेजे जा रहे हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, कि वो जो बेसिक आरोप हैं, बेसिक इनका कर्म धत-कर्म है, उसको छिपाया जाए और इनकी हत्या कर दी जाएगी, इसको तूल दिया जाए। नंबर 2, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल ही ये काम ना करा दें, ये बात भी तो आ रही है। और कल राजनीति है। कल तिहाड़ जेल की एक दीवार के ऊपर से एक पैकेट फेंका गया। उस पैकेट में 19 या 17 सर्जिकल ब्लेड मिले हैं। ये क्यों फेंका गया? उसमें कुछ मोबाइल फोन भी हैं, उसमें कुछ सिम भी हैं, कुछ दूसरी सामग्री है। ये सब क्या है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों इनके इतने नजदीकी हैं कि उनको हर राज पता है। इसलिए मैं कहता हूं इस बात को कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सतर्क हो जाना चाहिए और इन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए। कहीं वो सारे राज छिपाने के लिए कोई कर्म कांड ना करा दिया जाए वहां पर। क्योंकि आप ये देखिए ना कि दोनों बहुत क्लोज रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि सारे राज उनको पता है, और अगले ये जो 7 दिन है ईडी की कस्टडी में, मनीष सिसोदिया कितनी देर तक अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि ईडी की पूछताछ में आदमी टूटता है, और जब वो टूटेंगे तो राज तो खुलेंगे। और सबसे बड़ा खतरा किस पर आएगा? अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर। इसीलिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाम कल ईडी के वकील ने कोर्ट में ले दिया जब बहस हो रही थी, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के तार जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से भी जुड़ते हैं।
तो ये चीजें तो आगे बढ़ेंगी अंजू जी, ये रुकने वाली नहीं है। देर सवेर अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी होगा, पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। वो चीज हम अभी ऑन एयर कहना नहीं चाहते हैं, पर ये बच नहीं सकते। बिल्कुल, और ये इसीलिए जो अगले 7 दिन हैं ये बहुत ज्यादा भारी रहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के इन्हीं नेताओं पर, और इसीलिए तमाम तरह के बयान देकर मीडिया में लोगों को अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। ओमकार जी, आपने इस मामले पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं बार बार याद करूंगी सर। और आप मेरे लिए वक्त निकालते हैं, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू।